Hello guys, welcome to Bio Library. Or today we are going to start ECG, which is part G of the syllabus electrophysiological methods. It's one of the techniques in the electrophysiological methods. And prior to this, we have completed successfully single neuron recording as well as patch clamp. Along with the topics itself, we have completed the questions from the single neuron recording and patch clamp, right? So just a single thing I want to tell you all that do not panic because of the Omicron news. क्योंकि अभी दैट इज़ मच प्रिविलेंट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है. तो ठीक है, लेट इट हैपन, वट एवर इज़ हैपनिंग, ठीक है, वो चीज़ें होती रहेंगी. बट आप इतना पैनिक मत करो बिकॉज आई एम गेटिंग डीएम्स ऑन इंस्टाग्राम की मैम पेपर नहीं होगा डायरेक्ट, राइट. सिर्फ पहला चीज़ यू कैन डिसाइड, सेकेंड इतनी ख़राब सिचुएशन होगी तो वी शुड ऑल्सो नॉट डिसाइड कि नहीं हो, क्योंकि बहुत ख़राब सिचुएशन हो जाती है. इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द पास्ट टाइम, बच्चे बहुत लोग, मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर नियर एंड डियर वंस. इफ़ यूल वंस यूल थिंक ना कि ऐसा कुछ हो रहा है, इतनी ख़राब सिचुएशन हो जाती है अर्थ की, तो आप खुद ही यूल सेटल डाउन कि यार ठीक है, लेट मी स्टडी, लेट मी डू व्हाट आई कैन डू बेस्ट इन दैट सिचुएशन. ठीक है, मेंटल पीस बचा के रखो, फिजिकली फिट रहने की कोशिश करो, हल्का फुल्का प्राणायाम करो एंड जस्ट गो फॉर इट, अपनी पढ़ाई करते रहो. ठीक है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है बहुत बार ये सब चीज़ें एंड दे कम विद अ हिडन अपॉर्चुनिटी. अगर वो हिडन अपॉर्चुनिटी जिसने देख ली, दैट पर्सन गोना एक्सेल. तो अब स्टार्ट करते हैं. मेथड्स इन बायोलॉजी का आई एम डीलिंग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड. सो अगेन आई गॉट अ डीएम कि मैम पूरा कराओ, मतलब पार्ट जी ऑफ द सिलेबस ही क्यों करा रहे हो, दूसरे क्यों नहीं करा रहे हो, क्योंकि पहली चीज़ दूसरा इज़ ऑलरेडी अवेलेबल. एज आई नो वो बहुत कॉमन टेक्निक्स है और बहुत कॉमनली अवेलेबल भी है. तो पहली चीज़ आई वॉन्ट टू डील की जो भी चीज़ें अभी तक डील नहीं हुई हैं, राइट. इफ़ एट ऑल आई गेट टाइम देन आई विल डू दैम. अगेन आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, लेट मी फिनिश दिस दिस पार्ट फर्स्ट. ठीक है, तो जो ECG का मैंने बनाया है इसके लिए आई कैन क्लेम कि दिस वन वीडियो इज़ इनफ फॉर ऑल ऑफ यू. मतलब ये पूरा कम्प्लीटली इनफ है बिकॉज नॉट ओनली थियोरी, not only the important points which are relevant for your exam as well as PYQs are here. मैंने PYQs 2011 से 2020 तक पूरे देखे हैं except the November PYQ that you have to scan through. वो आपको देखना है. If you think there is some question from ECG and you are able to do it with the theory I teach you, ठीक है, well and good. If you don't think so, then please do email me that question. I'll give you the answer, right? Email me, DM me, whatever you want to do. So first of all, I would like to tell you that I have this Instagram page. You can join me there. There we are doing small things which connects us with the studies. So this video series is particularly for CSI and JRF. Also I have included informations for ICMR, right? तो मूविंग ऑन, पहले की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है. तो लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ECG जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है या फिर जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है या कार्डियो C और K, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ व्हाट, C एंड K. तो ये दोनों चीज़ें वी यूज़ टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. क्या क्या यूज़ करते हैं भाई, ECG भी यूज़ करते हैं, EKG भी यूज़ करते हैं, दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं. अब माइंड यू कि दो चीज़ों में यू गेट कन्फ्यूज्ड बहुत टाइम हो जाता है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोग्राफी क्या है एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, राइट. सो वट एवर फिगर वी गेट आफ्टर डूइंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज योर टेक्निक. वो प्रोसेस है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और कैसा प्रोसेस है जिसमें कि हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाते हैं. यानी कि ये जो ड्राइंग है, दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. आपके पास जो पेपर पे बन के आता है, मे बी जिसने बॉडी टेस्टिंग, फुल बॉडी टेस्टिंग कराई होगी, उसने अपना ECG कराया होगा, दैट पर्सन मस्ट नोज़ कि कैसे होता है वो पूरा प्रोसेस, क्या कराया जाता है. मैंने 2 बार कराया तो मुझे पता है. अब आपके केस में जो बन के आपको मिलता है, जो ग्राफ बन के आपको मिलता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. एंड जिस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. एंड द टेक्निक ऑफ डूइंग इट, द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसको ही बोलते हैं हमारा ECG, राइट. तो आपके केस में क्या होगा, जो भी चीज़ आप हॉस्पिटल जाते हो और अपने साथ लेके आते हो, टू बी वेरी सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम घर लेके आते हो, राइट. नाम से लगता है कि ये इंस्ट्रूमेंट होगा, पर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है. तो मूविंग ऑन, ये हमारा हार्ट होता है. आगे सारी चीज़ें मैं इलेबोरेट करती रहूँगी. और इसमें कुछ डिफरेंट देखिए इंटरवल्स आते हैं. डिपेंडिंग अपॉन ये इंटरवल्स आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन इंटरवल्स का अपना एक सिग्निफिकेंस है डिपेंडिंग अपॉन आपके हार्ट में क्या प्रोसेस चल रहा है. चलो भाई, हाँ, तो लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. ये आपको ओके, जस्ट इमेजिन कि यू आर इन अ पार्टी. ठीक है, आप गए हो घूमने और आप एक पार्टी में हो एंड यू आर सेइंग कि यार खाने में नमक नहीं है, राइट.
and you will tell that person whosoever is hosting कि यार everything was very good but खाने में ना थोड़ा सा नमक कम था, तो I think unpleasant लग रहा होगा लोगों को, right? बट एट द सेम टाइम कैन यू प्लीज़ टेल मी कि आप ये क्यों नहीं बताते उनको कि इस खाने में थोड़ा सा विटामिन B12 कम है, या विटामिन C थोड़ा कम हो गया यार, विटामिन B कम हो गया यार, विटामिन K लग नहीं रहा है खाने में, है ना? ये क्यों नहीं बताते हम? तो इसके पीछे देखिए, सॉल्ट को हम इतने अच्छे से सेंस कर पाते हैं क्योंकि सॉल्ट जो सोडियम आयन है दैट इज़ वेरी मच प्रिवेलेंट, और ये रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे फंक्शंस के लिए, ठीक है? जो भी हमारा इलेक्ट्रोजेनिक पोटेंशियल बनता है उसमें सोडियम आयन इन्वॉल्व है, आयन चैनल्स में सोडियम आयन इन्वॉल्व है, जहाँ भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सोडियम आयन प्रिवेलेंट है। इसीलिए इतना ज़्यादा अबंडेंस में आपकी बॉडी में होने की वजह से आपकी बॉडी में सेंसर्स हैं कि आपके सोडियम के कंसंट्रेशन को कुछ ना हो जाए, ठीक है? एक थोड़ा सा क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। व्हेन पीपल बिकम ओल्ड, तो उस केस में क्या होता है, उनका सोडियम लो हो रहा होता है क्योंकि सोडियम का बैलेंस नहीं हो पाता प्रॉपर, तो जो आपका यूरिनेशन का प्रोसेस है दैट बिकम्स फ्रीक्वेंट, और कुछ केसेस में वो प्रोसेस रुकता ही नहीं है, राइट? तो आपको क्या करना पड़ता है, उस इंसान का सोडियम एलिवेट करना पड़ता है। तो सोडियम बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन इन ट्रेस अमाउंट्स ये हम सेंस कर लेते हैं, राइट? इसकी कमी हमें बहुत जल्दी पता चल जाती है। चलो भाई, आई गेस इससे ये समझ आ रहा होगा कि सोडियम सारी चीज़ों को जनरेट कर रहा है, एंड सोडियम इज एक्चुअली कितना ज़्यादा कंप्लीटली हमारी लाइफ में लगा हुआ है, ठीक है? तो वैसे तो सॉल्ट इज कॉल्ड एज वाइट पॉइजन, तो ये जो आपका NaCl होता है इसका लेस कंजम्पशन होना चाहिए, बहुत ही कम कंजम्पशन होना चाहिए। ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन, ये सारी चीज़ें NaCl का एक कॉज है, मतलब NaCl आप बोलोगे ना इफेक्ट है, बट ये सब NaCl की वजह से हो रहा है। तो इफ़ यू वांट टू डिक्रीज ऑल दीज थिंग्स, आप NaCl कम कर सकते हो, ठीक है? अब आते हैं हम आगे अपनी पढ़ाई की तरफ कि भाई हम ECG क्यों करते हैं हार्ट के लिए, वाई ECG फॉर हार्ट बाबा? लंग्स के लिए क्यों नहीं करते, किडनी के लिए क्यों नहीं करते ECG? दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बट द थिंग इज कि ECG और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेक्निक्स में आई टोल्ड यू वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेक्निक्स में हम इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करते हैं। जिन जिन पार्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी है वो उस फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। तो जो हमारा हार्ट होता है ना, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी चलती है, एंड दिस हार्ट इज क्या बोलते हैं उसे, आत्मनिर्भर भारत का एग्जाम्पल, दैट इज योर हार्ट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन योर ब्रेन। आपका हार्ट आपके ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं है, इन अ सेंस आपके ब्रेन ने आपके हार्ट को इंडिपेंडेंट बनाया है कि यू विल जनरेट योर ओन इलेक्ट्रिसिटी। आप सबको पता है कि ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी बनती है, दैट इज नर्व फायरिंग जो होती है न्यूरॉन्स की। यू कैन वॉच सिंगल न्यूरॉन रिकॉर्डिंग, वहाँ पे मैंने फायरिंग बताया है, स्पाइक पोटेंशियल बताया है। जिसको नहीं पता दैट पर्सन कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है? तो जो आपकी फायरिंग होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो ब्रेन में चलती रहती है, उसको हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में नापते हैं। अब आता है भाई हार्ट में कैसे चलती है, तो हार्ट में कुछ सेल्स होते हैं, हार्ट में कुछ मसल्स होती हैं जो कि होते हैं नोडल टिश्यूज़, राइट? आपके नोडल टिश्यूज़ होते हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स। नोडल टिश्यू में कौन कौन सा आता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि नोडल टिश्यू में आता है ऐसे नोड, ठीक है? ऐसे नोड होता है, सबको पता है, साइनोएट्रियल नोड होता है, PV नोड होता है, और देखिए हाँ, तो ऐसे नोड हो गया, पुरकिंजे फाइबर हो गया, ये सारे नोडल टिश्यूज़ हैं। ये सब क्या करते हैं, हमारे हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं, यानी कि हार्ट के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं उनसे आपको क्या समझना है। दैट इज द क्वेश्चन इज द ह्यूमन हार्ट इज A न्यूरोजेनिक, B मायोजेनिक, C बोथ मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक, एंड D नन ऑफ दिस। यू ऑल नो आई थिंक कि हार्ट हमारा मायोजेनिक होता है, यानी कि हार्ट की जो इम्पल्स जनरेशन है वो हार्ट खुद करता है, हार्ट नर्व्स पे डिपेंडेंट नहीं है। इन केस मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताती हूँ जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि हार्ट मायोजेनिक होता है। दैट इज ब्रेन ट्रांसप्लांट क्यों पॉसिबल हो पाता है, सॉरी हार्ट ट्रांसप्लांट क्यों पॉसिबल हो पाता है फॉर अ पर्सन हु इज ब्रेन डेड, ठीक है? मान लो आप कोई ब्रेन डेड है और उस इंसान का नाउ यू वांट कि मतलब विद ऑल ड्यू परमिशंस आपको पता है कि इनको यूथनेशिया दिया जा सकता है एंड दैट पर्सन की लाइफ टर्मिनेट हो सकती है क्योंकि दैट इज ऑफ नो यूज एज सच, ठीक है? तो उस केस में जब ब्रेन डेड हो गया इंसान, वी वांट कि उसके ऑर्गन्स काम में आ जाए, तो हम उसके ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं। उस ऑर्गन में जब ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो हार्ट काम कर रहा है, राइट? तो आप समझ लो एक ब्रेन डेड इंसान का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, यानी कि हार्ट और ब्रेन अलग फंक्शन करते हैं। तो कैसा हो गया हमारा हार्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रेन, दैट इज मायोजेनिक हार्ट, ठीक है? तो हमारा हार्ट ECG इसलिए करते हैं हम हार्ट के लिए क्योंकि हार्ट अपनी इम्पल्स खुद जनरेट करता है,
हार्ट अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद बनाती है। अब उस इलेक्ट्रिसिटी को डिटेक्ट करने के लिए हमें कोई तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेक्निक करनी थी। अब उस इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेक्निक्स की वजह से हमें ये भी पता चल जाता है कि भाई हार्ट में क्या आर्टिफैक्ट्स हुए हैं, क्या प्रॉब्लम आई है हार्ट में, राइट। आपको अगर हल्का सा पेन भी महसूस हुआ एंड यू स्वेट, है ना, उसी टाइम आपने स्वेटिंग भी हुआ है आपको एंड आप रेस्टलेस भी फील कर रहे हो एंड यू गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड दैट पर्सन कार्डियोलॉजिस्ट सेज कि, है ना, आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कराना चाहिए। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेल्स अस अबाउट कि हार्ट में क्या चल रहा था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। जो मैंने करंट की बात की वही करंट आप देखो, जो इस डायग्राम में जितने भी ग्रीन पोर्शंस हैं ये दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ करंट चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हार्ट का वो यही है। तो आपका यहाँ से दिस इज योर साइनोएट्रियल नोड। जो साइनोएट्रियल नोड है ना, उस नोड से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टार्ट हो जाएगी पहले ऊपर वाले चेम्बर में, दैट इज ऑरिकल्स में। पहले ऑरिकल में जाएगी, देन वेंट्रिकल में जाएगी, देन एक फाइबर के थ्रू ये जाएगी राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो पहले राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, फिर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम हार्ट का। यानी कि हार्ट ने इम्पल्स जनरेट करके नोडल टिश्यूज के हेल्प से इतने सारे पोर्शंस में स्प्रेड करा दी। इस ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम की वजह से ये जनरेट हो पाता है, ठीक है। इसको मैं आगे भी कंप्लीटली बताऊंगी। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ग्रीन से मैंने जो दिखाया दैट इज द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ योर हार्ट, और उसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम से आपका ये वेव फॉर्म या ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनता है। अब ये क्वेश्चंस आपके CSR में सीधे आ जाते हैं, कौन सा वेव क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली आपके पास होता है P वेव, फिर होता है QRS वेव, फिर होता है T वेव, और फिर होता है यहाँ पे कहीं पे U वेव। यू वेव इस डायग्राम में नहीं दिखाई थी क्योंकि ये डायग्राम मैंने बहुत ओल्ड से लिया है, तो उसमें लिखा था कि यू वेव जो है दैट इज अननोन, बट यू वेव अननोन नहीं होता, दैट इज फॉर पुरकिंजी फाइबर रिपोलराइजेशन। हाँ, तो अब मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बताती हूँ, यहाँ मैंने कहीं बनाया नहीं है। जो आपकी मेम्ब्रेन होती है उसका -70 MV रहता है पोटेंशियल, राइट। तो ये करंट लेके आपकी मेम्ब्रेन चलती है। अब जो अंदर का पोटेंशियल है वो नेगेटिव है। अब हमारा जब भी मेम्ब्रेन काम करना स्टार्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो मेम्ब्रेन पहले डीपोलराइज होती है, दैट इज कमिंग इन ऑफ योर आयंस विच आर पॉजिटिवली चार्ज होगी तो आपके आयन मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो जाता है, +30 MV तक जाता है। तो वहाँ पे सबसे पहले आपका सबसे ऊपर वाला चेम्बर एट्रियम जो है, पहले मान लीजिए आप वो मेम्ब्रेन आपकी -70 MV के पोटेंशियल पे थी, तो जैसे ही आयन्स आना शुरू हुए तो क्या होगा, मेम्ब्रेन आपका डीपोलराइज होना शुरू हो जाएगी। तो डीपोलराइजेशन है, मैंने दिखाया ऐसे नोड अगर यहाँ प्रेजेंट है तो यहीं पे डीपोलराइजेशन होगा, तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा तो पहला पी वेव निकल के आएगी, ठीक है। जब एट्रियम डीपोलराइज हो गया तो आप एक चीज़ याद रखना, आपके चैम्बर्स ऐसे काम करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक रिलैक्स होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरे में ब्लड फिल हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे भी होगा, आपका एट्रियम जो है जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन चल रहा होगा तब आपके वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन नहीं डिटेक्ट होगा, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी साथ में हो रहा है क्योंकि वेंट्रिकल्स की तरफ भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो गई है कि भाई आप भी डीपोलराइज हो जाओ, वहां भी आयन चलने लग गए। तो ये पूरा QRS कॉम्प्लेक्स आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का है, राइट। अब जो टी वेव है, जो इसके साथ साथ तीसरी वेव आती है, दैट इज फॉर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। यानी कि ऐसा तो नहीं होता कि आप जो है कंप्लीटली उसको ऐसे एक्साइट करके छोड़ दो, रिपोलराइज भी होगी, मेम्ब्रेन अपना नेचर भी दिखाएगी। तो यानी कि पहला जो आपके ऑरिकल में हो रहा था, ऑरिकल में एट्रियल रिपोलराइजेशन दिखता है P से, जो मैंने पहली वेव दिखाई है। देन सेकेंड वेव आपकी दिखाती है कि आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा है। अब वही चेंज ऑफ चार्ज जो आपके वेंट्रिकल में चल रहा है, टी वेव दिखा रही है कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो रहा है, यानी कि वेंट्रिकल अब वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब जो ये यू वेव बोल रहे हैं कि यू वेव अननोन है, तो मैंने बताया आपको कि नोडल टिश्यू में परकिंजे फाइबर्स भी होते हैं। तो जो परकिंजे फाइबर है वो डीपोलराइज हुआ था, क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रोजेनिक सेल्स जितने थे हार्ट में वो सारे डीपोलराइज हो रहे थे, तो परकिंजे फाइबर भी हुआ। तो परकिंजे फाइबर्स को अब वापस आना है, तो परकिंजे फाइबर्स का जो रिपोलराइजेशन है वो किससे दिखेगा, हमारी टी वेव से दिखेगा, ठीक है। आई होप आपका PQRS-T कंप्लीट हो गया होगा। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखनी है कि QRS कॉम्प्लेक्स के साथ साथ आपका एट्रियल रिपोलराइजेशन भी हो रहा होगा, क्योंकि आपके जब भी वेव फॉर्म्स को डिस्कस किया जाता है तो आपको बोला जाता है कि सिर्फ एट्रिया का डीपोलराइजेशन बताते हैं, एट्रिया का रिपोलराइजेशन नहीं बताते हैं। तो एट्रिया का रिपोलराइजेशन कहीं यहाँ होता है, ठीक है। इस पूरे QRS कॉम्प्लेक्स में एट्रिया का रिपोलराइजेशन भी होता है, तो ये आपको अपने पास नोट करके रखना है, हालांकि मैंने आगे बता दिया है। तो अब देखते हैं कि हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी होती क्यों है। मैंने आपको पहले बता दिया, अब हमें बस
नोडल टिश्यूज याद करने, नोडल मसल सेल्स याद करने, यानी कि अगर एग्जाम में आता है तो हमें पता होना चाहिए। तो जो हमारा कार्डियक कंडक्शन सिस्टम है वो बनता है साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड मैंने बता दिया था आर्टरी में, यहाँ पे एट्रियम में, जो आपके राइट एट्रियम में राइट साइड में, राइट एट्रियम में राइट साइड में आपका साइनो एट्रियल नोड प्रेजेंट होता है। फिर आता है इंटरनोडल एट्रियल पाथवेज, जो इंटरनोडल एट्रियल पाथवेज है उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी एट्रियम में ही जाएगी, यानी कि जो डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ है वो पूरे एट्रियम में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरनोडल एट्रियल पाथवे से। फिर आता है आपका एवी नोड, मैंने कहीं पे पीवी नोड बोल दिया था इसको, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो होता है एवी नोड में फिर जाता है। फिर आपकी बंडल ऑफ हिस की ब्रांचेस और परकिंज है, यानी कि ये सारे इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं जिनकी वजह से आपके हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो मैंने बता दिया कि आपके टी वेव को पहले बोलते थे कि अननोन है इसका वो क्या, कि ये टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, तो लेकिन आपकी टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है कि आपका एवी नोड रिपोलराइज हो गया, बंडल ऑफ हिस रिपोलराइज हो गया और परकिंज सिस्टम रिपोलराइज हो गया, राइट। आपको ये याद रखना है क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी एग्जाम पर्सपेक्टिव। अब आता है व्हाट एग्जैक्टली इज ईसीजी, हमने इतनी बात कर ली। तो ईसीजी वो ग्राफ होता है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑफ हार्ट विच इज अ ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस टाइम। क्या याद रखना है यहाँ पे, एक्सिस याद करनी है कि वोल्टेज वर्सेस टाइम होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट यूजिंग इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ऑन स्किन। अभी मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि आपका इलेक्ट्रोड्स आपकी लीड्स नहीं होते हैं, हमेशा हमको आता है यूनिपोलर बाइपोलर लीड्स बताने को, बट इलेक्ट्रोड्स आर अ डिफरेंट थिंग, लीड्स आर अ डिफरेंट, राइट। तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी इलेक्ट्रोडल एक्टिविटी आपकी बॉडी के डर्मा पे, बॉडी के स्किन को ही डर्मा बोलते हैं, तो बॉडी के डर्मा पे इलेक्ट्रोड्स की प्लेसिंग की वजह से, इलेक्ट्रोड लगाने की वजह से आपकी स्किन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑलरेडी हो रही थी, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोड लगाने से हुई, ऑलरेडी जो हो रही थी उसको वोल्टेज वर्सेस टाइम के फॉर्म में रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड एज electrocardiography, and the graph which is generated is called as electrocardiogram, right? Please remember electrocardiogram is what you take with you to your home. electrocardiogram ही वो ग्राफ है जो आप अपने घर ले जाते हैं, right? और जो प्रोसेस करते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। सो आई टोल्ड यू कि व्हाई डू वी स्टडी इट इन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। पहला, योर हार्ट इज मायोजेनिक, योर हार्ट डज इट्स ओन वर्क, हार्ट में खुद ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है। दूसरा, जो आपके हार्ट में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो रहा होता है ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करता है। इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए विच इज़ वेरी लेस, जो भी आपका वोल्टेज वर्सेस टाइम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है हार्ट में दैट इज वेरी लेस, उसको डिटेक्ट करके एम्पलीफाई करके रेस्पॉन्स लाने के लिए वी हैव अ मशीन दैट इज कॉल्ड एज ईसीजी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो एंड दैट पर्सन सेज ओके फाइन लेट मी टच और लेट मी सेंस, है ना, स्टेथोस्कोप से मैं सिर्फ सेंस करके आपको बता देता हूँ। तो ये इतनी कम अमाउंट में आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है कि वी नीड टू एम्पलीफाई द सिग्नल एंड देन स्टडी, और वो हम करते हैं मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से। दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर आईसीएमआर, क्योंकि आईसीएमआर इज मोर ऑन द थियोरेटिकल साइड व्हेन इट कम्स, कि वो इतने फैक्ट्स पूछ लेता है आपसे तो आप 1-2 मार्क्स से ऐसे रह जाते हैं। तो आईसीएमआर के लिए इंपॉर्टेंट है कि द पर्सन हु डिस्कवर्ड दिस प्रोसेस दैट इज विलेम एंथोवेन, ठीक है। ये लोग आपके माउथ की प्रैक्टिस जरूर करवा देते हैं। तो जो आपकी विलेम एंथोवेन है, ही वॉज अ डच डॉक्टर और फिजियोलॉजिस्ट थे। ये इन्होंने जो है इन्वेंट किया था फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसलिए उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, पीस प्राइज नहीं, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में मिला था। तो साइंस में प्लीज रिमेंबर एक ही नोबेल प्राइज मिलता है, दैट इज आपका इसमें फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में। अभी की और तब की देखिए, जो इनने ढूंढी थी दैट वाज लाइक दिस, इतनी बड़ी थी, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थी, और यहाँ पे वाली डिजिटल हो गई है। एज वी ऑल नो कि क्या ही हो सकता था, डिजिटलाइजेशन हुआ है तो डिजिटल ही हो सकती थी।